सरल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो यह कानून है कि इस देश के इतिहास में पहली बार जिस किसी ने कोई संपत्ति जिसकी घोषणा नहीं की या कोई इनकम आमदनी देश के बाहर रखी है जिसकी घोषणा नहीं की, जो गैर कानूनी तरीके से है, तो इस कानून के पारित होने के बाद उसके ऊपर टैक्स लगेगा। टैक्स की जो दर है वो 30% होगी और उसके साथ साथ 30% पेनल्टी लगेगी। क्योंकि यह टैक्स पहली बार उसके ऊपर लगाया जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि जिस व्यक्ति की संपत्ति बाहर है या जिसकी आमदनी बाहर है, I'll just explain. क्योंकि ये पहली बार, just give me 2 minutes, you will understand and you'll have to concede it's on the face of it a money bill. क्योंकि ये संपत्ति ये केवल फॉरेन एसेट्स के लिए है, इस कानून का डोमेस्टिक ब्लैक मनी से कोई संबंध नहीं है। डोमेस्टिक ब्लैक मनी से जो संबंध है वो अन्य कानून है जिसके साथ हम अलग से देखेंगे। जो विदेशों के अंदर गैर कानूनी तरीके से बिना घोषणा किए हुए अनडिक्लेयर्ड जिस व्यक्ति ने डिक्लेयर करके रखी है, आरबीआई की अनुमति से है, उसको भी डरने का कोई प्रयास नहीं, कोई कारण नहीं है। जिसने अनलॉफुली अनडिस्क्लोज्ड बाहर रखी है उसके ऊपर पहली बार इस कानून के तहत टैक्स लगेगा। जो सेक्शन 3 है वो चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन में 30% टैक्स लगेगा और 30% उसके ऊपर उसकी पेनल्टी हर्जाना लगेगा। लेकिन एक बार जो रूल्स के तहत सरकार नोटिफाई करेगी उसका अवधि काल क्या होगा, मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, मैं स्पष्ट नहीं कह रहा, उदाहरण के तौर पे, क्योंकि जो नियम बनेगा उसके तहत होगा कि मान लीजिए आपको 2 महीने का समय मिलता है इसको डिक्लेयर करने का और 6 महीने का कुल समय मिलता है कंप्लायंस विंडो के तहत टैक्स और पेनल्टी देने का। तो आप अपना टैक्स और पेनल्टी दीजिए और एक बार कंप्लायंस विंडो बंद हो जाती है तो फिर जो टैक्स देकर कानूनी तरीके से उसके ऊपर कार्रवाई आपकी हो, उसका अवसर आपको मिला था, वो समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आपको 30% टैक्स जो पहले देना पड़ता है हर व्यक्ति को और 120% पेनल्टी। सो 30 + 30 विल नाउ बिकम 30 + 120। 120 मीन्स 4 × 30। उस टैक्स के ऊपर प्रोसिक्यूशन चलेगी जिसमें 3 साल मिनिमम और 10 साल की आपको सजा हो सकती है। और केवल इनकम टैक्स एक्ट के तहत ही हम एक चैप्टर बना लेते तो इनकम टैक्स एक्ट क्या है कि आपको समय दिया जाता है टैक्स देने का, आप उस समय में नहीं दोगे तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, प्रोसिक्यूशन भी चल सकते हैं। अब दीपेंद्र जी ने कहा कि पीनल प्रोविजंस हैं, अब इनकम टैक्स एक्ट में भी पीनल प्रोविजन है। हर साल फाइनेंस बिल के माध्यम से हम इनकम टैक्स एक्ट के बीसीओ प्रावधान बदलते हैं, वो मनी बिल होता है। तो इसलिए जब हम उसको बदलते हैं तो वो बदलने के बाद ये फाइनेंस बिल ही अपने आप में रहता है। आपने कहा कि मनी बिल की परिभाषा में नहीं आता। इट्स अ बिल विच इंपोजेस for imposition, abolition, remission, alteration and regulation of tax and any other purpose incidental thereto। आप पे पहली बार टैक्स लगाया गया है। मैं एक बार जो मैंने कहा शायद उसमें एक फिगर को स्पष्ट कर दूं। जो कंप्लायंस विंडो के तहत करेंगे उनको 30 + 30 देना पड़ेगा। जो कंप्लायंस विंडो के बाद में पकड़े जाएंगे, जो घोषणा नहीं करेंगे, 30 + 90 यानी टोटल 120 देना पड़ेगा। 120, मैंने शायद पहली बार 30 + 120 कहा था, तो 30 + 90 टोटल 120 देना पड़ेगा और उसके साथ साथ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी उनके ऊपर होगा। इस परिस्थिति में यह कानून केवल टैक्सेशन लॉ है, एक टैक्सेशन लॉ है विच इंपोजेस टैक्स on undisclosed income being kept outside India. For the first time a tax is being imposed, therefore there is a compliance window. Once the compliance window closes, the
पेनल्टी प्लस प्रोसिक्यूशन विल बी हार्शर, और बाकी जिसने इसके प्रोविजन है वो सारे इंसिडेंटल हैं। दूसरा मैं स्पष्ट कर दूं, ये जो दीपेंद्र जी ने कहा कि मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, आप आर्टिकल 110 पढ़िए। आर्टिकल 109 में, क्योंकि ये बार बार विषय उठता है, 109 में स्पेशल प्रोसीजर विद रिगार्ड टू मनी बिल होता है कि वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, लोकसभा में पारित होगा, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में वोटिंग नहीं होगी, बिल विल बी रिटर्न्ड बैक टू द लोकसभा विद और विदाउट सजेशन। सो द टाइटल इज मनी बिल। आर्टिकल 110 में है परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। आर्टिकल 111 है असेंट टू द बिल्स, और जो आर्टिकल 117 दीपेंद्र जी ने कहा, special provisions with regard to financial bills. Probably you are under the impression that because the word used now is financial bill as in contradistinction to a money bill, the two become separate. Now kindly read the substance. The marginal note or the title does not change that. It's interchangeable. Because the language says, a bill or an amendment making any provision for any of the matters specified in clauses A to F and clause 1 of article 110 shall not be introduced or moved except on the recommendations of the president, and a bill making such a provision shall not be introduced in the Council of States. All that it states is कि आर्टिकल 110 में जो बिल है, ये पता चले सदन को, केवल इतना चल जाए कि ब्लैक मनी हिंदुस्तान में कितनी है, विदेश में कितनी है। क्यों कई बार ये बहस हो चुकी, कई बार सवाल उठ चुके, अभी नहीं पिछले साल। क्या बोल रहे हो तुम मुलायम जी? इतना पता अभी तक, इतना मैं आप गए आदमी मुलायम सिंह जी, मैं आप जब बोलोगे तो बोलो। मुलायम सिंह जी, मुलायम सिंह जी, प्लीज प्लीज, मुलायम सिंह जी प्लीज बैठिए। तो दीपेंद्र जी, अंडर आर्टिकल 117 what is referred to as a financial bill in the body of the article in fact refers to article 110. So that itself is the money bill. This only prescribes a procedure that before a money bill is introduced, it will need the assent of the president before introduction. Normal bill requires it after it is passed. तो इसमें पहले भी assent चाहिए होगी, बाद में भी चाहिए होगी। एक मिनट। और दूसरा ये है कि it will only be introduced in the Lok Sabha, not in the Rajya Sabha. Any other bill can be introduced in both houses. 11th आवर तक भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट बने रहने के लिए तैयार थे। उसको अचानक क्यों, जब ये बात चली पार्टी के अंदर और उसी पर इनको हटाया गया।